नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र। जागो इंडिया जागो में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके कमेंट्स जो आए थे। मैं पिछले 10-12 दिनों से बाहर रहने की वजह से आपके कमेंट्स के जवाब नहीं दे पाया, इसलिए मैंने कल की वीडियो में बताया था कि मैं आज की वीडियो में आपके जो भी कमेंट्स आए हैं उनके मैं जवाब दूंगा। जो भी समाधान है वो मैं बताऊंगा, और जो भी हम बताएंगे वो रूल के हिसाब से होगा, कोई हमारे मन की चीज़ें नहीं होंगी। तो दोस्तों, वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो, पूरा देखिएगा, क्योंकि आपके ही सवाल है और आपका जो हमारी तरफ से जो मार्गदर्शन आपको किया जा रहा है, जो जवाब दिया जा रहा है, वो आप सुनेंगे, देखेंगे तो समझेंगे। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले है रोबोमैन, जिनका कमेंट्स लगातार आते रहता है और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। तो उन्होंने कहा कि सर, एडमिनिस्ट्रेटर का ड्यूटीज़, राइट्स एंड नेग्लिजेंस पार्ट ऑफ ड्यूटीज़ का वीडियो बनाइए। तो सर, एडमिनिस्ट्रेटर के लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, और जो भी उनके जो रोल्स है, जो एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट, जो प्रशासक अपॉइंट होते हैं, उनके क्या क्या कार्य हैं, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल से बताऊंगा। उनके अधिकार क्षेत्र क्या है, उनकी जब नियुक्ति है तो उन्हें क्या करना चाहिए, इस सब चीज़ों के बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा। तो दोस्तों, ये थोड़ा गैप होने की वजह से मैं इस चीज़ को पे वीडियो नहीं बनाया, लेकिन हो सकता है 1 या 2 दिन में इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि जो प्रशासक होते हैं उनके क्या कार्य होते हैं और वो क्या काम कर सकते हैं, क्या उन्हें नहीं करना चाहिए। तो आइए, दूसरे हैं बबीता महाकाल जी। उन्होंने कमेंट्स किया है, अगर किसी ने झोपड़ा 1 का 2 हिस्सा बेचा है तो उसका संरक्षण कैसे होगा। तो बबीता जी, पहली बात तो ये कि झोपड़ा, जिसका झोपड़े का पार्ट करते हैं, तो वो कब हुआ है ये पहले पता होना चाहिए। क्या वो 2000 के पहले हुआ है, 95 के पहले हुआ है, या 2000 के बाद हुआ है। फिर उसके डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, वो डॉक्यूमेंट देखने के बाद ही या उनको जानने के बाद ही मैं उस चीज़ के विषय में बता सकता हूँ। और अगर उसका कोई सर्वेक्षण नहीं करता है, देखिए सर्वेक्षण कैसा होता है, कभी कभी किसी एरिया में पहले सर्वेक्षण हुआ रहता है तो वहाँ पे एक झोपड़े दिखाए रहते हैं, तो रीसर्वेक्षण जब होता है तो बोलते भाई यहाँ पे एक ही झोपड़े थे, इनका आपने 2 पार्ट किया, तो वहाँ के सर्वेक्षण नहीं करते हैं। लेकिन हालांकि जो सर्वेयर है उनको उनका सर्वेक्षण करना चाहिए। कारण ये है कि अगर उन्होंने 2 किया भी है तो झोपड़े पात्र नहीं होते, पात्र होते हैं डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि डॉक्यूमेंट के ऊपर ही आपकी एलिजिबिलिटी डिसाइड की जाती है। तो यदि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो ही तो पात्र होंगे। तो ये चीज़ सर्वेयर्स को भी समझना चाहिए, क्योंकि इन्हीं कारणों से सर्वे में लेट होता है, लोगों के अंदर शंकाएं पैदा होती है और उनके अंदर भ्रम पैदा होता है कि हमारे सर्वे झोपड़े को सर्वे क्यों नहीं किया जा रहा है। सर्वे आप करिए, एनेक्से में नाम आए, लेकिन जब डॉक्यूमेंट होंगे तो ही तो पात्र होंगे। तो इस चीज़ को समझिए। और यदि सर्वेयर सर्वे नहीं करते हैं तो आपके पास रेमेडी है, आप जोड़पत्र 3 और 4 भरिए, में आपके डॉक्यूमेंट्स लगाइए। यदि आपके डॉक्यूमेंट डेटम लाइन, प्रायर टू डेटम लाइन है तो आपकी पात्रता होगी। और यदि 2000 के बाद के और 2000 के पहले के डॉक्यूमेंट, तो आपकी सशुल्क पात्रता होगी, जिसके अंदर सशुल्क में मात्र रेसिडेंशियल के लिए ही प्रावधान है। कॉमर्शियल का जो प्रावधान था 2023 में सरकार ने उसको ख़त्म कर दिया है। तो अब तीसरे हैं संतोष देवरुकर जी ने लिखा है, 2011 की जनगणना के हिसाब से 2016 में जो बायोमेट्रिक हुआ, 2016 से पहले के लोगों को पात्र करना चाहिए। सर देखिए, यहाँ पे बायोमेट्रिक कब होता है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि आपके डॉक्यूमेंट्स कब के हैं। अब मान लीजिए कि 2024 से आज 2024 में अगर जो सर्वे होता है बायोमेट्रिक, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 2024 के या 20 के डॉक्यूमेंट तो पात्र होंगे, नहीं। उसकी क्राइटेरिया दी गई है सरकार द्वारा, उसके नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं।
कि आपकी जो पात्रता है रेगुलर पात्रता 1/1/2000 तक के पहले के डॉक्यूमेंट है तो आपकी रेगुलर पात्रता होगी, और 1/1/2000 के बाद से लेके 1/1/2011 के पहले के डॉक्यूमेंट है तो आपकी सशुल्क पात्रता होगी। और जैसा कि मैंने पहले बताया, सशुल्क में सिर्फ निवासी पात्र होते हैं, कॉमर्शियल पात्रता नहीं होगी सशुल्क में। तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना चाहिए। आप जब कमेंट्स करते हैं तो आप कम से कम आपके डॉक्यूमेंट्स कब के हैं ये बताइए, क्योंकि 2011 की जनगणना, 2011 में तो मेरे हिसाब से कोई जनगणना नहीं हुई थी। अब आप किस इलाके की बात कर रहे हैं, क्योंकि 2011 में जनगणना नहीं हुई थी, जनगणना ईयर ऑफ 2000 में हुई थी, और हकीकत में जनगणना 2001 और 2002 के बीच में हुई थी, लेकिन उसको 2000 के सर्वेक्षण बोला गया था, क्योंकि सरकार की तरफ से उस सर्वेक्षण को झोपड़पट्टी जनगणना 2000 कहा गया, इसके 2000 उसको दिया गया है नाम। अब तीसरे हैं अमित लाड। अमित लाड का भी सेम प्रश्न वैसे ही है, सर 1/1/2000 के पहले के सर्वे पावती होनी चाहिए, हमारे सर्वे पावती में मंथ जुलाई 2000 लिखा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो अमित जी, मैंने अभी आपको वही चीज़ बताया कि ये जो सर्वे हुआ है ये प्रॉपर 2000 में नहीं, 2000 के बाद हुआ है, लेकिन इसका जो नोटिफिकेशंस है, जो सरकार द्वारा नोटिफाइड किया गया 2000 में किया गया, तो इसीलिए इसे कहा गया है झोपड़ी जनगणना 2000। तो आपका मंथ में जुलाई में है या जुलाई के बाद है, लेकिन झोपड़ी गणना आपकी उस पे पर देखिए ऊपर लिखा होगा झोपड़पट्टी जनगणना 2000, झोपड़पट्टी जनगणना योजना 2000, तो 2000 का ही माना जाएगा, उससे आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। अब पांचवे पिंकी थाड़ जी, इन्होंने कमेंट किया, क्या ऐसे बिल्डिंग में बिल्डर से वहाँ पे कोई भी घर खरीद सकता है, मतलब नॉर्मल लोग, इस बारे में कुछ जानकारी दें। तो पिंकी जी, इस सारे के अंदर पहली बात तो डेवलपर्स में जो रिहैब बिल्डिंग में है, जो रिहैब जो लोगों के लिए बनाई जाती है, रिहैब बिल्डिंग, पुनर्वसन इमारत, उसके अंदर बिल्डर को बेचने का अधिकार नहीं है, तो वहाँ बिल्डर नहीं बेच सकता है। ये पहली इस चीज़ को ध्यान रखिए। अब देखिए, इसमें बहुत सारे फंडे हैं, इस चीज़ को आपको समझना चाहिए। अब डेवलपर्स के जो लोग होते हैं, अब शायद उसमें डेवलपर्स का हाथ है या नहीं है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन डेवलपर्स के लोग क्या करते हैं मैं आपको समझाता हूँ। ये जो पीएपी के फ्लैट्स रहते हैं, पीएपी के जो फ्लैट्स अलॉट होते हैं, अलॉट मतलब जो पीएपी के फ्लैट्स ये बनाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई आपके अगर झोपड़े 500 है और 450 आपके एनेक्शन में पात्र होते हैं, तो उनको 500 झोपड़े ही बनाने पड़ेंगे, और ऊपर से डेंसिटी के हिसाब से जो पीएपी आएंगे उसको बनाने पड़ेंगे। तो जो पीएपी के फ्लैट्स होते हैं उसमें डेवलपर्स के जो लोग क्या करते हैं, लोगों से पैसे लेते हैं, डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, उनकी पात्रता कराते हैं। ये मामला कोई नया नहीं है, जैसा मैं कह रहा हूँ तो ये चीज़ क्लियर होगी नहीं, ये बहुत जगह ऐसे हैं, बेचे जाते हैं, फिर उनकी पात्रता कराते हैं, पात्रता करा के फिर उनको उसमें अलॉट किया जाता है। लेकिन ये चीज़ आप समझिए, आज का दौर आरटीआई का है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। आज यदि आपने ऐसा कोई भी फ्लैट ले लिया और किसी ने आरटीआई में आपका डिटेल निकाल लिया, तो कल आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। वो कार्रवाई उनके ऊपर नहीं होगी, ये पहले आप ध्यान रखिए, ना वो डेवलपर के लोगों पे होगी, ना डेवलपर, वो कार्रवाई आपके ऊपर होगी कि आपके नाम से डॉक्यूमेंट बने हैं, तो फोर्जरी का केस आपके ऊपर हो जाएगा। तो इसके लिए मैं कहता हूँ कि कोई भी फ्रॉड वाला काम या कोई भी घर खरीदने के पहले उस चीज़ के बाद बारीकी से समझिए। मैंने बार बार बताया हूँ, मेरे जितने भी वीडियोज़ आए तो मैंने बार बार उसमें कहा हूँ कि जहाँ एनेक्चर हो जाते हैं वहाँ घर मत खरीदिए। भले आपको सस्ते में मिल रहे हैं, लेकिन सर वो पैसे आपके डूब जाएंगे। कब तक? जब तक कि सरकार उस पर कोई भी प्रावधान नहीं बनाती है। फिलहाल 2019 में जितेंद्र आव्हाड जी ने जब डेवलपमेंट मिनिस्टर थे तो उन्होंने इस चीज़ की जिक्र किए थे, जिसके पब्लिकेशंस भी हुई थी, लेकिन ये आज भी जो भी उन्होंने कहा था
ये नई सरकार आई, उनकी सरकार थी, लेकिन ये जो भी पब्लिकेशन हुआ वो भूमिगत ही रह गया है, वो अभी तक पटल पे नहीं आया। और जब तक ये नहीं आता है तब तक जो भी लोग एनेक्शर के बाद झोपड़े खरीदते तो उनके नाम ट्रांसफ़र नहीं होंगे। मैंने बार बार कहा है, ना का मतलब ना। अब कोई आपको करवा के दे रहा है तो भाई मुझे नहीं पता कैसे करवा रहे हैं, लेकिन रूल के हिसाब से वो ना का मतलब ना। तो इस चीज़ को आप समझिएगा। अब छठे हैं उमेश कनौजिया जी, और उमेश कनौजिया ने पूछा एनेक्शर 2 आने के बाद डॉक्यूमेंट बन सकता है क्या नया। अभी मैंने वही समझाया कि एनेक्शर 2 का मतलब होता है आपके झोपड़ों का सर्टिफिकेट, आपके घर का सर्टिफिकेट। उसके बाद कोई नया डॉक्यूमेंट बना भी लेंगे तो आपका फ़ायदा क्या होगा मुझे बताइए ना। एनेक्शर 2 बनाने के बाद नया डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो पात्रता तो नहीं होगी। अब नया डॉक्यूमेंट का मतलब कहीं वही तो नहीं कर रहे जी मैंने पहले समझाया है कि फोर्ज डॉक्यूमेंट बनाया जाए फिर उस पर क्लेम किया जाए। मैंने वही बताया, आज का ज़माना अलग है। कोई भी स्कैम बन के नहीं रहता, ओपन हो जाता है। नेताओं के स्कैम खुल जाते सर। आप हम छोटी सी बात है, हम तो तालाब की छोटी सी मछली है जो तो पूरा समुंदर भी नहीं तैर सकती। तो सोचिए आपका क्या होगा अगर ये चीज़ पकड़ी गई, तो वो चीज़ मत करिए। डॉक्यूमेंट बनाने से नहीं, नए डॉक्यूमेंट बना सकते हैं एनेक्सर के बाद कोई प्रॉब्लम, लेकिन पात्रता नहीं होगी। पात्रता आपकी जो क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया के हिसाब से होगी अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो, अन्यथा नहीं। सातवें महेंद्र यादव जी हैं। महेंद्र यादव जी ने कमेंट्स किया है, सर बिल्डर बोल रहा है न्यू पात्र होने का रेंट पाने का अधिकार नहीं, कृपया इसके कुछ डिटेल दीजिए। मैंने पैसे भर के पात्र किया, बिल्डर ने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया था और हमको अपात्र करा दिया, फिर मैंने डॉक्यूमेंट सबमिट कर पात्र कराया। मतलब महेंद्र यादव जी, सबसे पहले तो मैं यही बता रहा हूँ कि जो डेवलपर आपको बता रहा है कि भाई जो अभी पात्र होगा उसको भाड़े नहीं मिलेंगे, वो गलत बोल रहा है। ये गलत बोल रहा है। इसमें क्या था मैं आपको बताता हूँ। इसमें ये हुआ था कि स्टार्टिंग में जब भाड़े का प्रोविज़न आया 2015 में, तो 14-15 में प्रोविज़न आया कि उस समय हम इस चीज़ के लिए बहुत लड़े थे। तब तो भाड़े के लिए प्रॉब्लम्स ये थे कि ये सारे डिपार्टमेंट जवाबदारी नहीं लेता था, कंप्लेन अथॉरिटी जवाबदारी नहीं लेती थी, आदमी यहाँ वहाँ पीसा जाता था, जबकि भाड़े का कोई प्रोविज़न नहीं था। फिर भी डेवलपर भाड़े के नाम पे लोगों को बेघर कर रहे थे। और फिर 1-2 साल का भाड़ा देने के बाद आज की हालत वही है, जब प्रोविज़न आने के बाद भी लोगों को भाड़े नहीं मिल रहे हैं, अधिकारी ही लोगों के भाड़े खा जा रहे हैं, तो मैं किसको दोष दूँ। तो ये चीज़ समझिए। तो भाड़े का प्रोविज़न ये है कि पहले ये लोग क्या करते थे कि भाई जब से पात्रता हुई तब से आपको भाड़े मिलेंगे। इसके पहले एक महिला थी, उन्होंने क्लेम किया था, उनके भी कुछ ऐसे ही मैटर्स थे कि उनकी पात्रता नहीं हुई थी, और जब उनका पात्रता हुई उस समय बिल्डर ने क्या किया, उनको अलॉटमेंट कर दिया। उन्होंने भाड़े के लिए क्लेम किया तो डिपार्टमेंट से लेके AGRC तक, मतलब जो भी डिपार्टमेंट, सब लोगों ने मना कर दिया, नहीं 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 आपका भाड़ा कैसे मिल सकता, आपकी तो अभी पात्रता हुई है। तो मैटर हाई कोर्ट में गया। वो हाई कोर्ट में जाने के बाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया, नहीं, भाड़े तो आपको तब से देने हैं जब से आपको रूम पोजीशन दिया गया है, पोजीशन हैंडओवर किया तब से आपको भाड़े देने हैं। उसके बाद उस ऑर्डर के विरुद्ध डेवलपर ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उसकी SLP जो थी रिजेक्ट कर दी गई, बोली कि नहीं हाई कोर्ट का जो ऑर्डर्स है वो बराबर है, वो ऑर्डर्स बराबर है। उसके बाद भी ये जो अधिकारी नहीं सुनते थे, उसके बाद भी नहीं सुनते थे। ये अभी रिसेंट में 8 महीने पहले, 6 महीने 8 महीने पहले एक और ऑर्डर्स आए कि भाई नहीं ये गलत है। एक अधिकारी के पास अगर आप अपील करते हो, पात्रता के लिए एप्लीकेशन करते हो, वो अधिकारी 2-2 साल 5-5 साल पात्रता नहीं कर रहा, जबकि रूल दिया गया है कि 1 महीने में उनका मैटर डिसाइड किया जाए, लेकिन वो अधिकारी नहीं करते हैं। इसके लिए पात्रता होने के बाद जिस दिन उनका घर टूटा है या जिस दिन उन्होंने पोजीशन हैंडओवर किया उस दिन से लोगों को भाड़ा मिलना चाहिए। ये हाई कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए।
तो अब जाके डिपार्टमेंट भी उस चीज़ को मानने शुरू कर दिया कि नहीं, भाड़े तो आपको उस दिन से देना है, क्योंकि कोर्ट ने ये कहा कि जो अधिकारी पेंडिंग करके बैठा है उसमें इनका दोष क्या, वो तो अधिकारी का दोष है। अधिकारी थोड़ा अपनी पात्रता का, अरे सॉरी, ये का अपीलेंट जोड़ा अपनी पात्रता डिसाइड करेगा, वो तो अधिकारी करेंगे ना। लेकिन अधिकारी क्या करते थे, फाइल दबा के बैठ जाते, पात्रता करते ही नहीं है, कोई भी एप्लीकेशन डालिए। तो ये चीज़ थी, तो उसके ऊपर अभी मैटर्स ऑर्डर्स आ चुके हैं और उसके अंदर बहुत सारे ऑर्डर्स एजीआरसी ने भी दिए कि भाई नहीं, आपका जो भी रेंट है वो रेंट आपको जिस दिन आपका डेमोलिशन हो उस दिन से मिलेगा, इसलिए आप उसकी चिंता न करें। बिल्ड डेवलपर ये बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। आप 153 में एप्लीकेशन फाइल कीजिए, नोडल ऑफिसर को मेल कीजिए कि भैया मुझे भाड़े नहीं मिल रहे, आपकी सुनवाई होगी, आपको भाड़े मिलेंगे। अब 8वें है रोबोमन। अच्छा, रोबोमन सर का पहले भी एक कमेंट था, ये कमेंट्स उन्होंने किया, अभी रिसेंट में किया है, सर आरटीआई का कंटिन्यूएशन पेंडिंग है, आरटीआई का नेक्स्ट वीडियो कब आएगा। तो सर मैं क्षमा चाहता हूँ इस विषय में, क्योंकि आपको पता है कि मैं 10-15 दिन आउट ऑफ मुंबई था, गांव था, और वहाँ से नेटवर्क का इशू था कि मैं वहाँ से कोई वीडियो डाल ही नहीं पा रहा था। एक वीडियो मैंने बनाया था सर, जो आपके उसमें आया होगा कि एनेक्स 2 क्या है, उसका मतलब क्या है। उस वीडियो को अपलोडिंग करने के लिए मुझे 3 दिन गए, नेट काम ही नहीं करता वहाँ पे। मेरे जियो का नेट है, मैंने यहाँ से 2 GB का नेट भरवा के गया कि भाई मेरा कम से कम वीडियो तो अपलोड, लेकिन नहीं, वहाँ काम नहीं करता है नेट, तो स्पीड नहीं है। वो मेरे ख्याल से 25-26 मिनट का वीडियो था या आधे घंटे का या समथिंग था, लेकिन वो 3 दिन में अपलोडिंग हुआ। तो सर उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि ये जो भी है आपका कंटिन्यूएशन चलेगा। हमने आरटीआई के अंदर सेक्शन 7 तक हमारी जो भी पाठशाला है वो क्लियर हो चुकी है। हम सेक्शन 8 का भी चालू करेंगे आज या कल में, क्योंकि मैं अब आया हूँ तो बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं और बहुत सारी चीज़ हमारे डेवलपमेंट में भी हुई है, जो मेरे नहीं रहते हुए यहाँ पे बहुत सारे खेल हो गए, जो अधिकारियों ने किए, डेवलपर्स ने किए। अभी आज की रिसेंट की बात करता हूँ, आज ही एक प्रेस में रिलीज हुआ है, हमारे डेवलपमेंट ने, ट्रांसकोन ने उनको दिया है कि भाई हमारे यहाँ पे हमने सभी का रेंट पे कर दिया, हमारा कोई भी रेंट ड्यूज पेंडिंग नहीं है, और ये जो भी कंप्लेंट्स कर रहे हैं ये गलत कंप्लेंट है। मेरी आज उनके ऑफिस में, जो उनकी ऑफिस नोएडा में है, उनको फ़ोन करके मैंने बात किया। वहाँ कोई मैडम थी, मैडम को मैंने कहा कि मैडम ये जो चीज़ आप लोग डाल रहे, इससे गरीबों का प्रॉब्लम्स हो जाएगा, उनके रेंट्स पेंडिंग है। डेवलपर वहाँ पे दिखा रहा है कि मैंने 2 करोड़ वहाँ डिपार्टमेंट में भरे हैं, 16 लाख डिपार्टमेंट ने ट्रांसफ़र किए हैं, लेकिन टोटल रेंट नियर अबाउट 25 करोड़ रुपये बाकी है, जिसमें 77 लोगों की मैंने लिस्ट दिया था। 77 में एक का नाम डबल है, 76 समझिए। 76 में नियर अबाउट 12.5 करोड़ रुपया खाली 76 का मैंने फिगर दिया हूँ, चार्ट बना के दिया हूँ पूरा। और डेवलपर कहता है कि मैंने सबको बोला कि भाई मुझे अकाउंट नंबर दो, भाई चार्ट तो दिया गया है, आज तक तो भाड़े नहीं आए। तो यहाँ आप डेवलपर्स, ये जो ट्रांसकॉन डेवलपर है, अपने आप को अच्छी छवि दिखाने के लिए ये प्रेस में रिलीज करवा रहे हैं, ये प्रेस में रिलीज करवा रहे हैं कि भैया मुझे क्लीन चिट मिल जाए। अब इनको प्रेस वाले क्लीन चिट देंगे। भाई अब चलिए आगे, हम भी चल रहे हैं आगे, चलेंगे कोर्ट में, तो कोर्ट में जवाब दे देना कि भैया आपको तो प्रेस वाले ने क्लीन चिट दे दिया ना, आपको प्रेस वाले ने क्लीन चिट दे दिया है। और कुछ रियलिटी न्यूज़ करके कोई, अभी वो पेपर्स हैं या इंटरनेट पे है मुझे पता नहीं है, लेकिन वो इंग्लिश न्यूज़ है और मेरी उनसे बातचीत भी हुई। और कल मैं उनको ईमेल करना, मैंने उनको बोला कि मैं एविडेंस देता हूँ ना आपको, बिल्डर के खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ, आप छापिए ना, आप छापिए, देखिए मैं कितना छापते हैं आप। मतलब आपको अगर इस चीज़ के बारे में जानना है तो मेरे चैनल देखिए, मैं बार बार चैनल में बता रहा हूँ कि भैया हमारा डेवलपर क्या कर रहा है। तो मुझे पूछा गया कि आप चैनल चलाते, आपका क्या है? मतलब भाई मैं खुद भुक्तभोगी हूँ, मेरा घर है उसके अंदर, 3 साल से मुझे भाड़े नहीं मिले, ये नवंबर के बाद 4था साल लग जाएगा। तो ये जो चीज़ें चल रही है, ये प्रेस वाले जो हैं वो भी गलत करते हैं। भाई आपके पास उन्होंने भेजा, लेकिन आपका काम है
डिपार्टमेंट से और वहाँ के लोगों से, उनका भी स्टेटमेंट लीजिए। एक तरफा आप कोई भी चीज़ मत छापिए, एक तरफा कोई भी चीज़ मत छापिए। शायद आपके इस पब्लिकेशन से किसी का घर डूब जाएगा। मेरा रिक्वेस्ट है सभी न्यूज़ वालों से, सभी स्ट्रीम मीडिया से या प्रिंट मीडिया से कि भाई कहीं पे भी अगर एसआरए के मैटर में आप चलाते हो तो एक तरफा मैटर नहीं चलाइए, एविडेंस के बलबूते पे चलाइए। डेवलपर ने आपको बोल दिया, आपने मान लिया। डेवलपर को संध्या बावन कुले ने लेटर दे दिया 1,38 लाख भरो, वो उसके ऊपर उड़ रहा है भाई मुझे डिपार्टमेंट ने दे दिया, मुझे तो डिपार्टमेंट ने दे दिया। अरे भाई हमने जो लिस्ट सबमिट किया है यार, वो चीज़ मैंने सीओ साहब को सतीश लोखंडे जी को बताया था, तो सतीश लोखंडे जी ने कहा है डेवलपर को कि आप टोटल लोगों का सेल्फ डिक्लेरेशन फाइल करो, जब से आपने घर तोड़ा है आज तक कितने भाड़े दिए। वो चीज़ तो डेवलपर सब सबमिट ही नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं सबमिट कर रहे हैं? कारण क्या है? क्योंकि डेवलपर अगर वो चीज़ निकालेगा तो डेवलपर के इतने पैसे ड्यूज पेंडिंग दिखाई देंगे ना, वो लोगों के भाड़े खाने के चक्कर में है। जो ट्रांसकॉन डेवलपर है ना दोस्तों, विश्वास करने लायक नहीं है। हम भुक्तभोगी हैं, हम भुक्तभोगी हैं। पहले उनके पार्टनर्स थे आदित्य केडिया और दिनेश केडिया, अब वहाँ पे 2 पार्टनर्स और आ गए। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि 2 पार्टनर को हटा के दूसरे 2 पार्टनर कैसे आ, या तो भाई आदित्य केडिया और दिनेश केडिया ने अपनी कंपनी बेच दिया है। मतलब तो ये होगा ना कि उसमें एक ऋषि तोड़ी जी आ गए और एक इरफान शेख जी आ गए। अब इरफान शेख जी क्या कर रहे हैं, विस्ट्रा आईटीसीएल से 30 करोड़ का लोन उठाया। इसके पहले 2017 में आदित्य केडिया ने 80 करोड़ का लोन उठाया, लेकिन लोगों का काम नहीं हो रहा है, रिहैबिलिटेशन का काम नहीं, मात्र सेल बिल्डिंग बनाई जा रही है, रिहैबिलिटेशन बिल्डिंग तोड़ी जा रही है। उसके अंदर फ्रंट में फर्स्ट फ्लोर पे दुकानें, शोरूम तैयार किए जा रहे हैं, जबकि जितने टेनामेंट्स हैं उस हिसाब से रूम है ही नहीं वहाँ पे। जो एनेक्चर बना है उस हिसाब से रूम नहीं है, उसके ऊपर पीएपीस। फिर भी ये क्या चल रहा है? क्या सरकार ऐसे लोगों पे लगाम लगाएगी? मुझे तो लगता है भैया सरकार ही बोल रही है कि भैया करते रहो, आप कमाओ हमको दो। ये तो मुझे ऐसी लग रहा है। ये यहाँ के स्थानिक नेता और डेवलपर्स और अधिकारियों को मिले भगत से चल रही है। अन्यथा सरकारी काम के अंदर कोई भी आदमी कानून से अगर एक इंच भी आगे बढ़ेगा तो सरकार का कानून अगर है डंडा डाल देगी। लेकिन ऐसा होता नहीं ना, कानून बनाए जाते हैं, लागू नहीं किए जाते। ये बहुत बड़ी तकलीफ की बात है, जिससे हम जैसे गरीबों का मरण होता है। तो इस चीज़ को समझिएगा दोस्तों, लड़ाई बरकरार रखिए, नर्वस मत होइए, क्योंकि अगर आप नर्वस होते हैं तो इसी का फ़ायदा अधिकारी उठाते हैं, डेवलपर्स उठाते हैं। आप नर्वस मत होइए। जब मैंने पूछने गया था बोर्ड के साहब को कि भैया ये 89 का कंप्लाइंस हुआ क्या और ये सर्कुलर 140 का कंप्लाइंस किया गया, तब बड़े ताव से कहा था बोर्ड के साहब ने, अरे वो संध्या बावन को ले प्रशासन ने दे दिया ना लिख के। जब मैंने आरटीआई मांगा तो मेरा आरटीआई भेजा गया उनके पास, उसका भी अपील फाइल किया मैं। और एआर डिपार्टमेंट मुझे रिप्लाई दे रहा है कि भैया ऐसा कोई चीज़ सबमिट ही नहीं किया है किसी ने। अब बताइए, मतलब बोर्ड के साहब की जबान जो बता रही थी वो झूठ क्यों बोल रही थी? एक अधिकारी झूठ क्यों बोल रहे हैं? अधिकारी एक पात्र सदस्य को गुमराह क्यों कर रहे हैं? क्या बोर्ड के साहब इसका जवाब देंगे? मुझे लग रहा है कि उस समय बिल्डर्स ने इतने पैसे दिए थे कि सबकी जबान बदल गई थी। ये 100% है। जब कानून तोड़ के अगर कोई चीज़ काम करेगा तो सीधी सी बात है कि जितने भी अधिकारी हैं उनको विश्वास में लिए बगैर कोई भी अधिकारी काम नहीं करने देगा। क्या अधिकारी उनकी रिश्तेदार है कि भैया आप करो क्राइम तो का ये अपना रूल तोड़ के काम करो? नहीं, विश्वास का मतलब गांधी जी का मतलब क्या होता है? नगद नारायण का मतलब क्या होता है? रुपया। ये रुपया, यही चीज़ उनकी जबान। आज मुझे जवाब दीजिए ना,
आज तो एआर ने लिख के दे दिया है मुझे। तो मतलब ये जो चल रहा है ये आपकी मनमानी का कारोबार है। तो ये चीज़ इशारे में चल रही है, अपनी मनमानी से अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं। अगर अधिकारी अपनी मनमानी कर, उनको सपोर्ट किसका? नेताओं का। बराबर है। नेताओं का फेवर कौन करता है? डेवलपर। तो दोस्तों यही चीज़, यही चक्र घूम रहा है और बीच में, चक्र के बीच में हम फंसे हैं। हम समझ गए, हम फंसे हैं, हम और आप। और ये सिर्फ हमारी कहानी नहीं है दोस्तों, ये पूरे मुंबई और महाराष्ट्र में यही चल रहा है। भाड़े के नाम पे लोगों को परेशान करना, तकलीफ होती है। एक गरीब आदमी हर साल 2 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपया कहाँ से लाए अपने परिवार के शेल्टर के लिए? ना इसके ऊपर कोई कोर्ट संज्ञान लेता है। कोर्ट के अंदर भी आप पिटीशन फाइल करो तो कोर्ट भी 6 साल सुनवाई करेगा, 6 साल से और भाड़े रुके रहेंगे। तो दोस्तों ये चल रहा है, ये हमारी आज़ादी है। ये है हमारी आज़ादी। इसी आज़ादी के लिए हमारे सूरवीरों ने कुर्बानियाँ दी है। इसी आज़ादी के लिए कि अंग्रेज चले जाए और सफ़ेद पोश आके और अधिकारी आके सबको गुलाम बनाए, और बना लिए। अब मुझे हकीकत में बताइए, आप गुलाम है या नहीं? मैं तो गुलाम, मुझे लग रहा है गुलाम हूँ मैं। जब मैं अपने खुद के भाड़े के लिए मुझे लड़ना पड़ रहा है 5-5, 6-6 साल, तो मैं गुलाम हूँ। अगर गुलामी नहीं होती ना दोस्त, तो बिल्डर की औकात नहीं थी एक दिन का भाड़ा लेट हो जाए। लेकिन ये भाड़े लेट होते सिर्फ अधिकारियों की वजह से, प्रशासन की वजह से। इसमें सबसे बड़ा दोष प्रशासन का है कि कोई सरकार आपके लिए काम नहीं कर रही है। प्रशासन का एक ही मकसद है, मुंबई को खाली कराओ, मुंबईकरों को भगाओ, बस। और दूसरा कोई इनके पास उद्देश्य नहीं है। ये लिख के ले लीजिए आप। आज आंकड़ा निकालिए ना आप, चलिए सरकार आंकड़ा निकाले ना। मेरी बात पे गौर नहीं करें, चलो मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन सरकार आंकड़ा निकाले ना कि भैया 2000 से लेके 2024 तक कितने मुंबईकरों ने पलायन किया है घर बेच के, वो बताइए। चलिए आंकड़ा निकालिए, मालूम पड़ जाएगा। भाई साहब, आधी मुंबई खाली हो गई है। आधी मुंबई मुंबईकरों से खाली हो चुकी है। नए लोगों ने, ये जो एसआरए में आप बता रहे हैं ना, खरीदी बिक्री, झोपड़ों की खरीदी बिक्री और फ्लैट्स की खरीदी बिक्री, भाई आप अंदाजा नहीं लगाओगे। ओरिजिनल लोग बहुत कम है, ओरिजिनल बहुत कम है, बाकी सब यही बाहर से लोगों ने खरीदा है। आया समझ में? तो ये चीज़ चल रही है। तो दोस्तों इस चीज़ को अलर्ट रखिए। आपको डरना नहीं है, आपको लड़ना है। आपको कोई यहाँ पे तलवार लेके नहीं लड़ना है, आपको कलम लेके लड़ना है। कलम की लड़ाई कलम की लड़ाई ठीक है, समय जाता है, लेकिन एक न एक दिन जीत होगी आपकी। क्योंकि हम भी लड़ रहे हैं, मायूस नहीं है, आप भी मायूस मत होइए। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा उस चीज़ का कमेंट कीजिए, और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है आप कमेंट कीजिए। कमेंट में आप अगर इस चीज़ों की बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स की, तो मुझे बताइए आपके डॉक्यूमेंट्स कब के हैं, तो मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस कर सकता हूँ। आप खाली लिख के देंगे 2011 2016, तो सर मैं उसके अंदर आपको बता सकता हूँ कि भाई ये चीज़ें, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट रहेंगे तो ही पात्रता होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो डॉक्यूमेंट के बिना कोई कुछ नहीं बता सकता है। तो आप शॉर्ट में डिटेल दीजिए कि सर मेरे पूरे डॉक्यूमेंट्स है 2000 के पहले के हैं या 2000 के बाद के हैं, क्या है वो डिटेल दीजिए, तो बाकी मैं आपको समझाऊंगा क्या चीज़ें करके। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और विषय पे। जय महाराष्ट्र, जय हिंद।